जो इंडिया में लिखवाए उनका नाम लिखवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन की थी 6.5 साल थे, अब आपको 7 साल पूरे हो गए बच्चे के साथ, तो अभी होम ऑफिसर को दोबारा लिख दे कि आपको बच्चे के साथ अब 7 साल पूरे हो गए। तो इंडिया में जो बच्चे थे उनका नाम लिखवाया उसकी ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ वो जो फार्म में है यहीं जो बच्चे होते हैं उनका नाम लिखना पड़ता है। बहरहाल अगर लिखवा दिया तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 7 साल हो गए तो चांसेस हैं आपका स्टे हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना था। मेरे 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, तो ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ FLR ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਲਈ ਪਾਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। अच्छा ठीक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ। अच्छा ਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੋਰਨ ਆ। ठीक ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਕੋਈ अपना हल होने के ਵਿੱਚ केस। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में रिकन्सिडरेशन कोई नहीं होती है, आप एप्लीकेशन करते हैं उसका आपको डिसीजन हाँ या ना में मिल जाता है। तो रिकन्सिडर होम ऑफिस वाले आमतौर पर नहीं करते हैं। जब रिकन्सिडर तभी करते हैं जब आप पकड़े जाते हैं, उस वक्त कहते हैं जी आपने अगर कोई रिकन्सिडर किया था हम उसको रिफ्यूज़ करके आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा करके फ्रेश एप्लीकेशन कर दें फैमिली के साथ। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मतलब हमारी फैमिली ने आज 4-5 हफ्ते पहले ना नेशनल चेकिंग सर्विस के थ्रू नेशनलिटी के लिए पेपर जमा करवाए थे। ठीक है। तो वो 5 वीक हो गए, मगर अभी तक होम ऑफिस वालों ने फीस हमारे अकाउंट से डिडक्ट नहीं की। अच्छा। तो वो कब तक डिडक्ट कर लेते हैं अभी तक हमें पता ही नहीं लग रहा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें फ़ी में तो काफ़ी तेज़ होते हैं, जो ही उनको पेपर मिलते हैं उसी दिन वो डिडक्ट कर लेते हैं। अब पता नहीं आपकी एप्लीकेशन उनको गई है या नहीं गई है, ये दोबारा डबल चेक कर लें। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चूँकि वो वकील होते नहीं है जिनके थ्रू आप भेजते हैं, तो शायद उन्होंने आगे प्रोसेस ना की हो या भूल गए हों या कहीं चेक ना भेजा हो। बहरहाल उनसे दोबारा चेक कर लें। तो आमतौर पर जब आप होम ऑफिस को कोई भी एप्लीकेशन भेजते हैं, फ़ी भेजते हैं, तो वो फ़ी जो वसूल करने में काफ़ी तेज़ है। विद इन ए वीक के अंदर अंदर वो आपकी फ़ी ले लेते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी मैं सायरा बोल रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को अभी 2 इयर्स इस कंट्री में नहीं हुए और उन्होंने अपनी इंडेफिनिट अभी तक अप्लाई नहीं की। क्या इसी दौरान वो पाकिस्तान जा सकते हैं और कितना अर्सा रह सकते हैं? उनको क्या शादी का वीज़ा है? जी शादी का वीज़ा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। वो पाकिस्तान जा सकते हैं हॉलीडेज पे, लंबे अरसे के लिए तो नहीं जा सकते हैं। अगर 2-4 वीक के लिए जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी मैं 96 में आया था, मैंने इलेक्शन में अप्लाई किया था। अच्छा। तो उन्होंने पीछे लेटर भेजा था 1 साल पहले कि इनिशियल रिव्यू हो गया है, उसके मुताबिक आप इंटरव्यू करते हैं उसके लीव टू रिमेन। अच्छा। तो सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, तो अभी तक 1 साल हो गया, उसके बाद कोई नहीं लेटर आया। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने यही किया था कि उनको एक स्टैंडर्ड लेटर भेज दिए थे कि जी आपको डिसीजन तो हमने कर लिया आपको स्टे देने का, लेकिन सिक्योरिटी चेक की वजह से कुछ अर्से बाद देंगे। तो इसका यही तरीका है कि पहले उनको रिमाइंडर भेजें, अगर रिमाइंडर ना भेजें तो उनको एक नोटिस भेज दें कि जी हम इसको हाई कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, चूँकि आपने काफ़ी टाइम इस सिलसिले में लिया है। तो जब ऐसा नोटिस उनको मिलेगा फिर चांसेस हैं कि 2-4 वीक में आपके केस का डिसीजन कर देंगे, यानी आपको स्टे लगा कर भेज देंगे। चूँकि ऑलरेडी उन्होंने डिसीजन कर दिया आपको स्टे देने का, लिहाजा इस सिलसिले में अगर उनको ऐसा नोटिस भेजें तो कोई हर्ज नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी फरमाइए। हम नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए क्या ड्रिंकिंग ड्राइविंग बैन जो है वो इफेक्ट हो सकता है? जी हाँ उसमें होता है। अगर आपको कोर्ट के थ्रू पॉइंट मिले तो डेफिनेटली इसमें 5 ईयर्स तक आपको नेशनलिटी नहीं देंगे। कितनी तकलीफ होती है नेशनलिटी लेने के लिए? जी नेशनलिटी इंडेफिनिट है बंदे के पास? जी हाँ। और नेशनलिटी लेने के लिए ड्रिंकिंग ड्राइविंग बैन? जी हाँ बिल्कुल वो है। चूँकि अगर आदमी कोई ड्रिंक ड्राइव करता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट से उसको सजा हो जाती है, तो फिर इमिग्रेशन रूल्स यही कहते हैं कि वो 5 साल तक नेशनलिटी के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो भाई सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਿੰਗਰ ਹੋਏ ਨੂੰ 6 ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਕਦ ਤੱਕ ਆਊਗਾ ਭਾਜੀ? तो आपका लीगल स्टेटस पहले क्या था? हाँ पहला भाजी अपने पेपर में इतने वीजे से आए 3 महीने का फिर निकल गया सी भाजी, हुण जो है नहीं सी कुछ भी इदा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने एप्लीकेशन दी है, वो आपके बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स आपके हो गए, तो इसका मतलब नेक्स्ट फ्यू वीक्स में यानी महीने 1.5 महीने में आपके केस का फैसला हो जाना चाहिए। तो अब डिपेंड है कि अगर आपके पेपर वगैरह सारे ठीक हैं तो चांसेस होते हैं कि आपको स्टे लगा के दे दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल।
ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 2007 ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਈ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ 5 साल के नाल चलना चाहिए। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने बहुत बड़ी गलती की, जो गलत बयानी की है, गलत चीज़ नहीं उनको बतानी चाहिए थी। अगर सही बात बताते तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब भी ज़्यादा बेहतर आपके लिए यही है कि उनको सही सही बात बता दें कि आपका आए हुए इतना सा यहाँ पे हो गया। तो आपने गलत बात उनको नहीं बतानी चाहिए थी। ज़्यादा बेहतर है जो असल चीज़ है वो उनको डिक्लेयर कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं पूछना था आपसे कि मैं टियर 1 जनरल पे हूँ, मेरे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2014 मार्च में। अच्छा। तो मेरी मिसेज जो मेरे पे डिपेंडेंट वीजे पर हैं तो उनको लाइफ इन यूके के साथ आइल्स भी करना है या उसके साथ कुछ और है, ई सोल या कुछ, ये प्लीज बता दें। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इस वक्त तो अगर कोई आदमी इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करता है आप पे या आपका डिपेंडेंट आपके साथ अप्लाई करता है तो उसमें शर्त यह है कि लाइफ इन यूके टेस्ट आपने किया हो। अगर कोई लाइफ इन यूके टेस्ट नहीं कर सकता है तो ESOL फॉर सिटीजनशिप जो होता है वो करना पड़ता है। लेकिन 2000 अगले साल 2013 के अक्टूबर से इस सिलसिले में एक और रूल ला रहे हैं जिसमें कि ये कह रहे हैं कि आपको लाइफ इन यूके के अलावा एक इंग्लिश टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। तो चूंकि आपका 14 में है तो लिहाजा वेट कर लें, 2013 के आखिर में अक्टूबर में ये नया रूल आ जाएगा कि इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी वाइफ और आप दोनों को लाइफ इन यूके के अलावा इंग्लिश टेस्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि आपका उन्होंने पहले इंग्लिश टेस्ट का कुछ ना कुछ चेक कर लिया होगा, लिहाजा शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। लिहाजा मेरा आपको ये मशवरा है कि ये प्रोग्राम देखते रहें। तो जो इस सिलसिले में कोई नए रूल्स आए जो कि अगले साल किसी तक मेरे ख्याल में मई जून तक आ जाएंगे तो हम इसी प्रोग्राम में बता देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी मलिक साहब मैं ना इतने फैमिली के नाल आया सी विजिटर। अच्छा। एक बच्चा मेरे नाल आया सी वो 2 साल का हुण 10 साल का हो गया। अच्छा। ते 2 बच्चे मेरे इत्थे होए ने ते मैं ना FLR एप्लीकेशन पाई आ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ 9 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपको नई एप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आपने 9 महीने पहले अप्लाई किया था तो उस वक्त ऐसा रूल नहीं था कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हों या जो बच्चा यहाँ पे आया अगर वो 7 साल पूरे करे तो ऐसा रूल नहीं था। ये जो रूल है ये 9 जुलाई को इस साल में बना है। तो अभी आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, नई एप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनको एक रिमाइंडर भेज दें तो मुझे यकीन है बहुत जल्दी आपको स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यहाँ मुझे बिजनेस एंटरप्रेन्योर के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछने थे। जी पहला क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन जो सबमिट करते हैं उससे 90 डेज पहले आपको फॉर्म रजिस्टर करवानी है या विद इन 90 डेज, इसका एक बताइएगा काइंडली। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे जो डिपेंडेंट है उनमें मेरी एक बच्ची है 3 माह की, तो उसके लिए मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है जो कि डिले हो रहा है किसी वजह से। तो क्या मैं एप्लीकेशन उसके पासपोर्ट आने से पहले सबमिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं उसका बाद में जो पासपोर्ट आ जाए तो फिर अप्लाई करूँ। बहुत शुक्रिया सर, इस 2 सवालों का जवाब दीजिएगा प्लीज। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आप एप्लीकेशन करें उससे कोई पहले, नाज़रीन इसके साथ ही टाइम में छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार आपसे फिर बाद मुलाकात होती है। Today I'm going to show you how to do a really smooth, ultra glossy look. Where is the smile that For a blow dry, I'm actually going to put some frizz-free cream. Wrap it round the brush. There we go. oh baby it's real. I get the shine from the conditioner, but then I use this to sort out any of the wispy bits. Your beard is weird. Now share your demos online. Express yourself with VO5. Wouldn't it be great if you had a moisturizing lotion that feels good and does good? Vaseline Essential Moisture does both by infusing moisture deep down and absorbing quickly. Vaseline feels good, does good. Vaseline hand and body range is now half price at Superdrug. Lots of guys, hair loss can be a real worry. The Belgravia Centre can help. Visit belgraviacentre.com, specialising in nothing but hair loss.
When something is as pure and delicate as this, would you add artificial colour, perfume, or harsh chemicals? Neither would we. Simple believes in goodness. Simple Kind to Skin cleansing wipes are full of vitamin goodness. They remove waterproof mascara, yet are gentle enough for even sensitive skin. Simple Kind to Skin cleansing wipes have just been awarded Cosmopolitan Reader's Kiss of Approval for the 5th year running. Thank you. Simple. We believe in goodness. Explore the amazing new world of Windows 8 at Curry's PC World with these new Sonys. They're exclusive to us. Tough and light, this touchscreen Ultrabook starts up in seconds and runs for hours. This revolutionary Vio Duo 11 combines all the power of a PC with all the convenience of a tablet. And this powerful large-screen notebook for the whole family has plenty of space for all your photos and music. What's more, our know-how experts can set up your new Sony and give you a 30-minute tutorial on the wonders of Windows 8. We call it Set Up and Show How, only at Curry's PC World. कितनी फीस दी, कॉलेज भी बंद हो गया है, वीजा भी एक्सपायर हो रहा है, कहाँ जाऊँ? मलिक लॉ चेम्बर्स। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है यहाँ, लेकिन बिजनेस वीजा एक बहुत ही बड़ा मसला। कहाँ जाऊँ इस मसले के हल के लिए? मलिक लॉ चेम्बर्स। 10 साल हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, वीजे दी प्रॉब्लम। तो अब जाऊँ तो किथे जाऊँ? Immediately contact UK's leading immigration law firm, Malik Law Chambers Solicitors. Stork is now available in a handy bottle. Blend your ingredients in seconds and get the same great results, but now straight from the fridge without melting or softening. Which means less time mixing and more time munching. New Stork baking liquid, easy to mix for perfect baking results. वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, कमर्शियल ब्रेक से पहले जिन साहब ने फ़ोन किया था, आप जब एप्लीकेशन करें तो उस वक्त आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टेप्स उठा लिए हों कि आप जो बिज़नेस है वो करना चाहते हैं, यानी कंपनी रजिस्टर अगर की हो पिछले लास्ट 3 मंथ्स में तो वो ठीक है। जहाँ तक आपकी बच्ची का तल्लुक है, अगर उसका पासपोर्ट नहीं बना है तो फिर भी आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट लाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं और उनको एक्सप्लेन करें कि उसका पासपोर्ट अभी बन रहा है, तो जब उसका पासपोर्ट बना आप होम ऑफिस को या यूके बॉर्डर एजेंसी को भेज देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेनी थी आपसे। जी फरमाइए। जी, मेरी बीवी और 2 बच्चे पिछले महीने सेटलमेंट वीजे पे यहाँ पे यूके में आ गए हैं। अच्छा। एक बच्चा 3 साल का है और एक बच्चा 1 साल का है। जब ये बच्चे पैदा हुए थे पाकिस्तान में, उस वक्त मैं ब्रिटिश था, शादी भी जब हुई थी तब ये ब्रिटिश था। अब पिछले महीने से बच्चे इधर आ गए हैं, तो आपसे जो सवाल है वो ये है, क्या इन बच्चों की, अब मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट बनाना चाहता हूँ, क्या डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ ब्रिटिश पासपोर्ट या इनके लिए पहले नेशनलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी मुझे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो ये यूके में पैदा हुए फिर तो आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, तो अगर आपने इनकी अप्लाई करना था पासपोर्ट के लिए तो पाकिस्तान में अप्लाई करते। तो ज़्यादा बेहतरी यही है कि जब माँ इनकी अप्लाई करे तो उस वक्त इनके साथ अप्लाई करें, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं है यहाँ से इनके। अगर यहाँ पे पैदा हुए होते तो फिर तो आप इनका अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन लेना ही था तो आपने पाकिस्तान से क्यों नहीं लिया, वो काफ़ी सारी डिले हो चुकी है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने पूछना था कि मैंने पहले 4-5 मंथ पहले मैंने बच्चों का अप्लाई किया था इंडिया से। अच्छा। तो मुझे उन्होंने जवाब दे दिया था कि मेरी इनकम कम थी। अच्छा। तो 2 महीने बाद जो मुझे उन्होंने अपील दी थी, अपील का राइट दिया था, वो निकल गया था। ठीक। उसके बाद मैंने इधर कोर्ट में डाला हुआ है राइट के लिए, तो मुझे अपील मिल सकती है? जी नहीं, आपको अपील का राइट मुझे मिल सकता है? मैं मेरे सॉलिसिटर ने डाला हुआ है कि अपील के लिए डाला हुआ है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब इंडिया से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए तो आपके पास 28 दिन होते हैं, 28 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। अगर 28 दिन गुजर जाएं तो फिर आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि सॉलिसिटर को या आपको अपील का राइट मिलेगा। उसका यही आप तरीका है कि फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एप्लीकेशन में आप वो जो थ्रेश होल्ड है, यानी वो जो रकम वो जो मांगते हैं आपकी वेजेस, वो आप काफ़ी हाई हो चुके हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। मलिक साहब, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हमने बच्चों के वेज पे 7 ईयर पर अप्लाई किया था। 6
मंथ हो गया, अभी तक कुछ आंसर नहीं आया। कितना टाइम लग जाएगा अभी? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं, बाज़ महीना 2 महीने ऊपर या नीचे हो सकते हैं। चूँकि यहाँ ओलंपिक्स हो रहे थे, इसकी वजह से जो केस लोड है होम ऑफिस पे वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो 6 महीने से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है और 2-1 महीने में आपका स्टे लग जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब कैसे हैं? ठीक है जी ठीक है। अच्छा मलिक साहब, कोई लाइफ इन द यूके टेस्ट नहीं पास कर सकता स्पाउस फिजिकली, तो उसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होता है? जी कोई अगर लाइफ इन द यूके टेस्ट नहीं पास कर सकता तो अल्टीमेटली ई जो टेस्ट है वैलिड है? जी हाँ बिल्कुल, उसमें ESOL जो काफ़ी सारे होते हैं, तो इसमें जो ESOL फॉर सिटीजनशिप हो वो वैलिड है। चूँकि अगर किसी को इंग्लिश आती है वो तो जाकर टेस्ट के लिए बैठे और टेस्ट पास कर ले, उसी दिन उसी वक्त उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन अगर किसी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं हो तो वो ये कोर्स अटेंड कर ले। तो कोर्स भी कोई लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, बाज़ का तो वीकेंड का कोर्स है, बाज़ का फ्यू इवनिंग्स का कोर्स है, डिपेंड है कि जो कॉलेज कोर्सेज करवाते हैं। तो अगर आप ये कोर्स कर लें वो भी काफ़ी होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब कैसे हो? जी ठीक, फरमाइए। मैं 2002 में आया था इधर, तो वीजा वीजा में तो मैंने 2009 में अप्लाई किया ह्यूमन राइट में, तो रिक्वेस्ट कर दिया। अच्छा। और वो कंट्री छोड़ने को ही लेटर मिला, तो मैं क्या करना था? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये, जब आप शुरू में आए थे उस वक्त अप्लाई कर देना चाहिए था, और जब 9 में उन्होंने आपका केस रिफ्यूज कर दिया था, इसके खिलाफ आपने अपील करनी थी या इसको आगे कोर्ट में ले जाना था। ज्यादा बेहतर है सारे पेपर उठाएं और किसी अच्छे वकील को जाकर दिखाएं और उनसे मशवरा कर लें कि अभी आप इस स्टेज पे क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर, एक सवाल पूछना था। जी बिल्कुल पूछिए। मेरे मम्मी पापा के लिए था, वो एल्डरली हैं, वो 75 और 71 है दोनों की एज। उनका इंडिया से हमने लगवाया था वीजा, तो ये परमानेंट वीजा लगा था 3 साल पहले। तो अब उसके बाद वो यूके में रहे मेरे साथ, अब वो इंडिया गए हुए हैं, उनको हो गए 6 महीने, वो कुछ और समय रहना चाहते हैं वहाँ पे, तो कितना समय मैक्सिमम वो यूके से बाहर गुजार सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर तो उन्होंने अप्लाई यही किया था कि वहाँ उनका कोई लुक आफ्टर करने का वाला नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं और वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, फिर अगर इंडिया जाकर काफ़ी ऐसा रहते हैं तो ये इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ज़्यादा बेहतर है जितना जल्दी हो सके वापस आकर यहाँ रहना शुरू कर दें, तो फिर 5 साल के बाद नेशनलिटी के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। इस सिलसिले में मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, जब वो वापस आते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर एट एयरपोर्ट पे इस उनके अख्तियार में है कि वो ऐसा वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं कि अगर आदमी लंबे अरसे तक यूके में ना रहना चाहे, अगर किसी के पास इंडेफिनिट स्टे भी है उसको भी वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने यही वीज़ा लिया था कि वो यूके में रहना चाहते हैं तो फिर वो यूके ही रहे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि मेरी वाइफ जो है ना वो ब्रिटिश है और मैं नॉन EA नेशनल हूँ। अच्छा। तो मेरे 2 ब्रिटिश बोर्न चिल्ड्रन है अंडर 2 years old। तो मैंने डिस्कशनली लीव अप्लाई की हुई है बिफोर 9 जुलाई। तो मुझे पूछना ये था कि अगर मेरी लीव अप्रूव हो जाती है तो मुझे पुराने रूल के मुताबिक 3 साल की लीव मिलेगी या नए रूल के मुताबिक मिलेगी? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने सिर्फ जो मेरे बच्चे 2 अंडर 2 years old उनकी सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट भेजे होम ऑफिस को, तो क्या ये काफी अप्रूव करने के लिए ब्रिटिश है या कि उनके ब्रिटिश पासपोर्ट भी भेजने जरूरी है? थैंक यू। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपके केस में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहली बात यह है कि वो बच्चों के बेस पे आपको डिस्कशन लीव इस तरह नहीं देते हैं, बच्चों के बेस पे अलग रूल्स हैं अप्लाई करने के लिए। तो उसमें आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आप अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हैं, फिर आपके बच्चे की बेस पे या बच्चे की एक्सेस की बेस पे स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट से ये नहीं पता चलता कि बच्चे ब्रिटिश हैं या नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें कि पहले इसके कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। Hello, I'm calling regarding my brother. He's trying to bring his wife over to this country, but he's receiving carers allowance. So I understand that the new financial requirements, they don't apply to him? Yes, after 9th of July, yeah, there are some few rules as well. Yes, they will apply to him. Thank you. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, पहली तो गल है कि बड़ी मुबारक है, तुम बड़ा अच्छा काम करते हो जी। थैंक यू। आपका सवाल क्या है? सवाल है कि मैं 2000 ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 2005 ਚ ਆਏ ਸਨ। अच्छा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2008 ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲਾਣੀ ਪੈਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रीकंसिडरेशन ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੇਟ करिए ਸਾਨੂੰ प्लीज ਇਹਦੇ बारे दसना। जी आपका कॉल का शुक्रिया। असल में आपने जो अप्लाई किया था आपका केस रिफ्यूज हो गया था तो वो खत्म हो गया था, उसके बाद अब बात सब लकी हैं कि इधर रह गए, तो इसका यही तरीका कि आपको नई फी भर के न्यू एप्लीकेशन करना पड़ेगी, तभी आपका केस कंसिडर करेंगे। रिकंसिडरेशन में आपका कोई स्टे नहीं देंगे, जो आपने अप्लाई किया था उसका आपको रिफ्यूजल में डिसीजन आ गया था, तो आपका हाल यही है कि दोबारा एप्लीकेशन आप करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करके उसके ऊपर आपका स्टे मिलेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपका? ठीक है जी ठीक, फरमाइए। मैंने ये पूछना था, मेरी अभी मेरे वाइफ का मेरे बेटे का ना इंडेफिनिट लगा है। मेरा बेटा 8 साल का पाकिस्तान बोर्न हुआ है, मैं अभी उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? वो यहाँ पे है? हाँ जी। तो उसका किस बेस पे इंडेफिनिट स्टे लगा है? पहले उसका पाकिस्तान से लगा था, सेपरेट वीजा लगा था वाइफ का भी और बेटे का भी, पर अभी मैंने इंडेफिनिट अप्लाई किया तो उसका वाइफ का भी लग गया, बेटे का भी लग गया, क्योंकि मैं खुद सिटीजन ब्रिटिश हूँ। तो उसका मैं ये पूछा कि वाइफ का तो 1 साल बाद लगेगा ना ब्रिटिश, बेटे का मैंने ये उसका कर सकता हूँ अप्लाई ब्रिटिश? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उसका ब्रिटिश आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो अनफॉर्चुनेटली उसे यहाँ पे 5 साल पूरे करने होंगे, 5 साल के बाद उसको स्टे मिलेगा, चूँकि वो जो माँ को तो 3 साल के बाद मिल सकता है, लेकिन बच्चे को 5 साल की रेजिडेंसी पूरी करना पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे 2 सवाल पूछने, एक तो ये कि मैंने 2003 से मैं यहाँ कंट्री में हूँ, और अभी हमने रिसेंटली जो है 9 जुलाई से पहले जो है हमने अप्लाई किया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, और मैं रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ तो उन्होंने राइट ऑफ वर्क नहीं दिया हुआ है। तो मुझे सवाल ये करना था कि अभी हमारा काउंसिल टैक्स आ गया है, हमने कभी आज तक जो है 9 साल में कभी बेनिफिट्स नहीं अप्लाई किए, तो क्या मैं बेनिफिट्स के तौर पर काउंसिल टैक्स माफ करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर काउंसिल टैक्स इस तरह माफ़ नहीं होता है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एग्जाम्प्ट होता है कि जो कि यहाँ पे जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और बेनिफिट्स उन्हीं को मिलते हैं जो इंटाइटल होते हैं बेनिफिट्स के। अगर आपका स्टे नहीं है तो फिर आप ज़ाहिर है बेनिफिट्स के लिए इंटाइटल नहीं है, अगर बेनिफिट्स के लिए इंटाइटल नहीं है तो फिर आप काउंसिल टैक्स से एग्जाम्प्ट नहीं हो सकती हैं, तो वो फिर आपको पे करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वहीद बात कर रहा हूँ मैं। जी सर ये मेरा मल्टीपल वीजा लगा है 5 साल का, उसमें मैं आ भी सकता हूँ और जा भी सकता हूँ, और मैं कितना समय यहाँ स्टे कर सकता हूँ, यही पूछना आपसे। और दूसरा ये पूछना है पाकिस्तान से हमें, दूसरा ये पूछना है कि मेरी वालदा यहाँ पे ब्रिटिश है, 16 साल हो गए उनको शादी करके आए, ठीक है, और 16 साल को शादी करके आए, ब्रिटिश पासपोर्ट है, और वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, और घर भी हो ना वालदा के नाम पे नगद कैश है। अब हम लोग अपनी स्टे की अगर कोशिश करें तो हमारा कोई चांस बन सकता है? वालदा हमारे यहाँ पे अकेली, बिल्कुल कोई भी नहीं हमारा यहाँ पे वालदा के पास। जी जी मैं समझ गया, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप मम्मी के बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम उम्र होती फिर उनके डिपेंडेंट के तौर पर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा रूल कोई नहीं है कि आप उनकी बुनियाद पे यहाँ पे ठहर सकें। फिर भी किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लें, चूँकि एक डिसीजन एक आया था इसी तरह का, तो उसमें शायद आप आते हो, लेकिन उसमें काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये, मुझे नेशनलिटी का जो है ना, मुझे 2 महीने पहले लेटर आ गया था। अच्छा। लेकिन मेरा वो जो सिटीजनशिप का लेटर होता है ना, जो 2 वीक के बाद आता है, ठीक, वो नहीं आया, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप उनको फ़ोन करके पता कर लें, क्योंकि जो नेशनलिटी डिवीजन वाले या इमिग्रेशन वाले बात का जो लेटर भेजते हैं, जब 2nd क्लास मेल से भेजते हैं, तो बाज़ का तो वो लेटर इधर उधर भी हो सकता है, तो ज़्यादा बेहतर उनको फ़ोन करके पता कर लें कि आपको जो दूसरा लेटर है वो क्यों नहीं मिला है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे पूछना ये है कि अब ये जो 9 जुलाई के बाद जो डिस्क्रिशनरी लीव दे रहे हैं, मैंने सुना है कि आप उस स्टिकर पे ये लगा के दे रहे हैं कि नो रिकॉर्ड्स टू पब्लिक फंड्स, तो मैंने अपने बेटे के 7 साल की बेस पे अप्लाई किया हुआ है, तो मैं थोड़ी वरीड हो रही थी कि अब हमें जो डिस्क्रिशनरी लीव मिलेगी उससे भी क्या वी विल बी, आई मीन वी कैन नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिक फंड्स, और या हम अलाउ होंगे? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इस वक्त तक अगर किसी को 7 साल की बुनियाद पे दे देते हैं डिस्क्रिशनरी लीव, तो उसमें वो जो फंड्स होते हैं अलाउड होते हैं कि आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक और नई कैटेगरी है, उसमें वो शायद जिसको 2.5 साल का स्टे दें उसमें वो रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन आपको मुझे लगता है कि बेनिफिट्स अलाउड होंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं यहाँ पे 2000 में आया था, तो मैंने सालम अप्लाई किया था, उसके बाद मेरा केस जो लेक्सी में था। अच्छा। तो वो केस मेरा एक दफा उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उसके बाद फिर मेरे वो फोटो मांगे, उसके बाद अभी मुझे लिवरपूल बुला रहे हैं बायोमेट्रिक के लिए, तो मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप चले जाएं, बायोमेट्रिक के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि आपका लेगेसी का केस पुराना जो है वही चल रहा है। तो लेगेसी में हज़ारों की तादाद में लोगों को स्टे मिल चुका है, अगर बाकियों को मिला तो आपको भी मिलना चाहिए। तो अगर आप बुला रहे हैं लिवरपूल, आप चले जाएं, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और जो वाइफ है वो स्पाउस वीजे पर है, ठीक है, 2 साल के लिए। और पिछले कुछ मंथ से मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और बेनिफिट मिल रहे हैं मुझे, मेरे नाम पे मुझे मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट मंथ मेरी वाइफ ने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है, तो क्या मेरे बेनिफिट जो मुझे मिल रहे हैं इसको कोई फर्क पड़ेगा उसकी एप्लीकेशन पर? जी हाँ, इस पे डेफिनेटली असर पड़ेगा, चूँकि रूल्स यही कहते हैं कि जो आदमी अप्लाई कर वो और उसका जो स्पाउस है वो इस काबिल हो कि अपने आप को मेंटेन और एकोमोडेट पब्लिक फंड्स लिए बगैर करें। तो जब आपने उनके वीज़े के लिए अप्लाई किया तो उस वक्त आपने एस्टेब्लिश किया था कि आप उनको बगैर बेनिफिट्स लिए यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, ये वजह उनको यहाँ पे वीज़ा मिला था। लेकिन अगर आप बेनिफिट्स के ऊपर हैं तो मेरा अपना तजर्बा यही है कि जितने आप बेनिफिट्स लेते हैं इससे ज़्यादा आप मुकदमेबाजी पे खर्च कर देते हैं, तो इसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इस तरह के मेरा दोस्त ने थोड़ी देर पहले फोन किया था आपको। अच्छा। उसमें आप उस बेचारे की डिस्क्रिप्शन लीव रिफ्यूज हो गई थी। अच्छा। तो डिस्क्रिप्शन लीव के बाद दोबारा उसने अप्लाई किया, तो अभी तक उसका जवाब तकरीबन 6 माह से ऊपर हो गया है। क्या उसने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया और फी पे की थी? सारा कुछ पे किया था, उसको एक्नॉलेजमेंट लेटर भी आ गया था। ठीक है। तो उसने लिखा हुआ था कि हम आपसे खुद राब्ता करेंगे। जी ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब उसका केस रिफ्यूज हो गया था तो उसको चाहिए ये था कि उसको आगे कोर्ट में ले जाता है। अगर अपील का राइट मिला था तो अपील में ले जाता, अगर अपील में नहीं मिला था तो उसको हाई कोर्ट में ले जाता। बहरहाल अगर उसने फ्रेश एप्लीकेशन की है, इसका मतलब है उसने फॉर्म कंप्लीट किया है और उसने माफ की फ़ी पे की है, उसको अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गई है तो मेरा मशवरा जस्ट खामोशी से इंतजार करें, जब बारी आ जाएगी उस वक्त उसकी केस का फैसला हो जाएगा। तो अगर किसी वजह से उसके खिलाफ होता है तो उसको वो आगे कोर्ट में ले जा सकेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर ये ब्रिटिश वालदा है मेरी। अच्छा। हम लोग ब्रिटिश नहीं है, मेरा 5 साल का मल्टीपल वीजा है, उसको मैं आ भी सकता हूँ और जा भी सकता हूँ। आपने ये बताना कि मैं कितना अर्सा यहाँ स्टे कर सकता हूँ और कितना अर्सा पाकिस्तान रह सकता हूँ। और दूसरा ये मेरी छोटी बच्ची है उसका दाखिला। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने पहले भी फ़ोन किया था। तो बहरहाल अगर आप आएँ तो इसमें रूल ये कहते हैं कि आप विजिट के लिए सिर्फ विजिट करके वापस चले जाएँ। 1 साल में आप 6 महीने से ज़्यादा यूके में नहीं रह सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अभी आपसे पहले कॉल जो कह रहे थे कि बेनिफिट के बारे में आप बता रहे थे। जी। मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था मैं PSW के ऊपर था, तो तब भी मेरी वाइफ कोई काम नहीं कर रहे थे, कोई भी उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क वीजे पे था। ठीक। तो अगर वो इनकम सपोर्ट ले रही हैं तो क्या वो मेरे वीजे पे अफेक्ट करेगा? मेरा 2 मंथ के बाद इंडेफिनिट ड्यू है। तो बस ये थोड़ी सी क्लियर कंफ्यूजन है कि मैं तो जब वीजा लिया था मैं PSW पे था, तो इसका थोड़ा सा जो है ना क्लियर कर दें। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपका मौजूदा वीज़ा स्पाउस का वीज़ा है तो उसमें शर्त यह है कि स्पाउस का वीज़ा जब आप इनिशियल अप्लाई करते हैं एक्सटेंशन के लिए या जब अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट स्टे के लिए, उसमें जो इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि फैमिली इस काबिल हो कि अपने आप को गवर्नमेंट से मदद लिए बगैर मेंटेन और अकोमोडेट कर सके। नाज़रीन इसके साथ ही टाइम हुआ एक थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही मिनट में ब्रेक उस पर आपसे फिर मुलाकात होती है। Stork is now available in a handy bottle. Blend your ingredients in seconds and get the same great results, but now straight from the fridge without melting or softening. Which means less time mixing and more time munching. New Stork baking liquid, easy to mix for perfect baking results. Wouldn't it be great if you had a moisturizing lotion that feels good and does good? Vaseline Essential Moisture does both by infusing moisture deep down and absorbing quickly. Vaseline feels good, does good. Vaseline Hand and Body range is now half price at Superdrug. When something is as pure and delicate as this, would you add artificial colour, perfume, or harsh chemicals? Neither would we. Simple believes in goodness. Simple Kind to Skin cleansing wipes are full of vitamin goodness. They remove waterproof mascara, yet are gentle enough for even sensitive skin. Simple Kind to Skin cleansing wipes have just been awarded Cosmopolitan Reader's Kiss of Approval for the 5th year running. Thank you. Simple.
We believe in goodness. With Vonage, you get unlimited UK calls from just $3.99 a month. That's right, just $3.99. Or you can choose from a range of great value international plans from just $4.99 a month. Plus, we offer great customer service and more than 20 inclusive features. And now try Vonage for Business, and we offer a 30-day money-back guarantee. So go to vonage.co.uk and sign up now, or call 0800 008 6789. Ta-da! And now, when you buy a promotional pack, you could win between £5 and £5,000. That's £5 and £5,000. The delicious new Aero, now with more bubbles than ever. Join us on Facebook to make the world a bubblier place. Steve! Steve! Shh, not so loud. I just come to let you know that if you go to comparethemarket.com for third time, you get third Meerkat toy. Fourth time, fourth Meerkat toy. And fifth time you get... Fifth Meerkat toy? Fifth Meerkat toy. Very good, Steve. Oh, he's sleeping like a pup. To collect second, third, fourth or fifth Meerkat toys, get car or home insurance or get credit card. So comparethemarket.com. Simples. वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वकील साहब, मैं आपसे पूछना था, मेरी फैमिली यहाँ 2 साल हो गए हैं। अच्छा। तो मैंने पता लगा है 7 साल के बाद अप्लाई करना चाहिए कि पहले भी हम कर सकते हैं उसके लिए? तो एक बच्चा यहाँ का बोना है, एक पीछे इंडिया का बोना है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। ज्यादा बेहतर है आप किसी वकील को मिले, उनको जाकर एक्सप्लेन करें कि आप यूके में क्यों आए थे, कैसे आए थे, यहाँ क्यों ओवरस्टे किया। तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप ओवरस्टे ना करते, ओवरस्टे होने से पहले अपने स्टे को रेगुलराइज करने की कोशिश करते। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें, चूंकि वो आपकी सारी बात सुन के आपको कॉन्फिडेंशियल एडवाइस देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी सर जी, मैं देवेंद्र सिंह बोल रहा जी। जी जी सर जी, मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में पहले ऐसा रूल होता था 9 जुलाई से पहले कि अगर किसी के माँ बाप बूढ़े थे तो वो यूके में अगर विजिटर वीजे पे आए और यहीं से वो एप्लीकेशन कर सकते थे। लेकिन 9 जुलाई को ये रूल चेंज हो गया, तो अब इमिग्रेशन वाले यही कहते हैं कि उनको अपने कंट्री से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी इसी मसले को हम कोर्ट्स में फाइट कर रहे हैं। तो चंद ही वीक्स में एक केस में हियरिंग भी आ रही है, तो देखते हैं कोर्ट इस में क्या फैसला करती है। हमारी कोशिश यही है कि रूल ये बैक होना चाहिए कि जो पेरेंट्स है वो यहीं से एप्लीकेशन कर सकें। लेकिन इस वक्त इमिग्रेशन रूल्स यही कहते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन करना चाहे तो अपने कंट्री से एप्लीकेशन कर सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, एक बात पूछ रही थी कि मेरे को यूरोपीय यूनियन के लिए 5 साल का वीजा लगा था, उसके बाद मेरे को परमानेंट रेजिडेंट दे दिया था। अब 6 साल हो गए, तो क्या मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या उसके 1 साल की बात कर सकता हूँ? वैसे मुझे 6 साल हो गए इधर आए हुए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। तो अगर आपको वो मिले हुए 1 साल हो चुका है, इंडेफिनिट स्टे मिले या नो लिमिट मिले हुए 1 साल हो गया, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। लेकिन आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी, मैंने लेक्सी में केस लाया हुआ है, मगर 2 साल हो गए, मेरे फोटो भी गई है, वो कहते वेट करो तो कुछ हुण केस निकल दिया कि जिद्दां उन्होंने रोक दिते है। मैं पूछना सी, हुण कुछ पता नहीं लगता हाले जी। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अब बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए लेगेसी में, और थोड़े थोड़े उनके फैसले कर रहे हैं। चूंकि ज्यादातर जो स्टाफ है वो अब लेगेसी में काम नहीं करता, बिल्कुल थोड़ा स्टाफ है जो लेगेसी में काम करता है। लेकिन इक्का दुक्का लोगों के फैसले होके आ रहे हैं। तो अगर आपका अप्लाई किया हुआ था लेगेसी में, आपने 2007 से पहले अगर असाइलम की थी, तो आप लेगेसी में आते हैं, तो इंतजार करें, देखें आपके केस का क्या फैसला होता है। तो अभी भी वो जो लेगेसी की स्कीम है अभी भी चल रही है, अभी भी उनके फैसले हो रहे हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में सुना कि नेचुरलाइजेशन के लिए 2 लेटर्स होते हैं,
अच्छा। तो एक मैंने अप्लाई किया था, एक तो अप्रूव एक्नॉलेजमेंट का आता है और दूसरा एक अप्रूवल होता है, तो इसे छोड़ के भी और कोई लेटर आता है क्या? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। एक उनकी तरफ से एक लेटर आ जाता है कि हमने आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया है, और उसके बाद कभी या उसी लेटर में लिख देते हैं कि आप कहाँ पे जाएं, आपके पेपर्स कहाँ पे हैं, किस दफ्तर में आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसके कुछ दिनों के बाद आपकी इन्विटेशन आ जाती है कि आप फलां कौंसल के दफ्तर में जाकर अपॉइंटमेंट करके तो अपनी नेशनलिटी का सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लंदन से कॉल कर रहा हूँ। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 5 मंथ्स मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ इंडेफिनेट के लिए। मैं अच्छा। टियर 1 जनरल पे हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि आप पिछले 5 साल में 180 डेज से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। तो इसके बारे में मैंने पूछना था कि अगर इसमें जो डे आउट होता है, जिस दिन स्टैंप हुई थी आउट बाहर जाने की, और डे इन होती है, वो डे काउंट होते हैं इनमें या आउट में? पहली चीज ये है। और दूसरी ये है कि अगर मैं 5 साल से कंटिन्यूसली कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं हॉलीडेज पे जा रहा हूँ, तो अगर वो मैं एक्सीड करता हूँ 180 डेज से ज्यादा, तो उसमें क्या होता है कि मैं एग्जेम्प्टेड हूँ या मैं मतलब उसको 180 से मैंने क्रॉस नहीं करने, मैं टियर 1 जनरल पे हूँ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आमतौर पर लोग यही एक्सक्यूज बनाते हैं कि जी मुझे कंपनी में भेजा था, लेकिन इमिग्रेशन वाले वो एक्सक्यूज नहीं मानते हैं। तो चूंकि ये जो स्कीम थी टियर 1 जनरल, और ये जो स्कीम है इसका पर्पज़ यही था कि आप यूके में रहें और यूके में काम करें, ताकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो आपकी जो स्पेशल स्किल्स हैं उनसे बेनिफिटेड हों और उनका इससे फ़ायदा पहुँचे। तो अगर आप काफ़ी अरसे के लिए बाहर रहते हैं तो इसका आपकी एप्लीकेशन पर डेफिनेटली असर पड़ता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि मैंने डिस्क्रिप्शन लीव अप्लाई की है बिफोर 9 जुलाई, तो 6 महीने से पेंडिंग है होम ऑफिस में। अच्छा। तो आर्टिकल 8 बेसिस पे, तो मुझे ये पूछना था कि अगर लीव अप्रूव हो जाती है तो ये क्या पुराने रूल के मुताबिक 3 साल की लीव मिलेगी या नए रूल के मुताबिक 2.5 साल की लीव मिलेगी? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने एप्लीकेशन 9 जुलाई से पहले की थी, और मेरे ख्याल में अब पता नहीं आपने किस ग्राउंड पे अप्लाई किया, अगर तो बच्चों की बेस पे अप्लाई किया तो आपको 3 साल का यहाँ पे डिस्कशन लीव जो 3 साल की दे देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सर जी। जी मैं 2004 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। अच्छा। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਟੈਕਸ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। अच्छा। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? तो आपने कोई अप्लाई किया या कोई नहीं अप्लाई किया? नहीं अप्लाई नहीं किया है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने बहुत गलती की जो अप्लाई नहीं किया, तो अगर आपने 2004 में ही अप्लाई किया होता तो मुझे यकीन अभी तक आपका कुछ ना कुछ हो गया होता। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मिले और मशवरा करके अपने स्टे को रेगुलाइज करने की कोशिश करें। चूँकि यहाँ ये होता है कि अगर आप ओवरस्टेयर रहते हैं या अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं तो गवर्नमेंट को पता नहीं होता है, ना ही आप उनके सिस्टम में होते हैं। तो अगर कोई एमनेस्टी निकलती है, लेगेसी निकलती है, तो आप उसमें फिर कवर नहीं होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है हमेशा लीगल रहा करें और आप भी कोशिश करके अपने जो स्टे उसको रेगुलाइज करने की कोशिश करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जी ठीक है, फरमाइए। एक्चुअली डॉक्टर साहब मैंने पूछना था, मेरी मॉम और डैड उनको 10 साल जो हो चुके हैं उधर आए को। अच्छा। एंड मुझे 7 साल हो गया इधर। हम तीनों का केस चल रहा था, तो 2010 में केस किया था, वो रिफ्यूज हो गया था। अभी वकील ने रीओपन किया है केस को। मैं पूछना चाहता हूँ ये जो केस है रीओपन हो सकता है कि जब हमें नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि जब वो वकील हमसे झूठ बोल रहा है? एंड एक और सवाल है कि अगर मेरे मॉम डैड के साथ मेरा नाम भी है, मुझे 7 साल इधर हुए हैं, तो मेरी वजह से किसी उनका केस रिफ्यूज होता है कि मुझे उससे बाहर निकल जाना चाहिए उस केस से? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि दोबारा रीओपन कोई केस नहीं होता है, तो अगर कोई एप्लीकेशन करें तो उसमें नई एप्लीकेशन करना पड़ती है, नई फी भरना पड़ती है और न्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना पड़ते हैं। कोई भी आदमी उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उसकी मसले अलग फाइल खोलते हैं। तो आपका जो केस है आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि चूंकि अगर आप ओवर 18 है तो आपकी अलग से फाइल खुलेगी, आपको अलग से उसकी फी पे करना पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी एक्चुअली मैं 2006 में आया था मलिक साहब। अच्छा। और मैंने 2009 में मैंने EA2 एप्लीकेशन डाली थी, तो 2010 में मेरा 5 इयर्स वीजा आया था। ठीक। और अब मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ मलिक साहब? मैं क्योंकि डिवोर्स 3 इयर्स कंप्लीट हो गया मेरा डिवोर्स मैरिज होके, मैंने रिसेंटली डिवोर्स हो गया था मेरा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उसमें शर्त यही होती है पहली बात कि आप 5 साल तक शादी के बाद रहें और आपकी शादी चले, तो तभी आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटी सी उसमें एक्सेप्शंस है, तो उसमें काफी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील को जाकर पूरी बात बताएं और उनसे मशवरा ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल, मुझे ये पूछना है कि
जी अंकल, मुझे ये पूछना है कि मेरा जो है ना वो स्टे हो गई थी, तो मेरा फिर उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस पे जो है ना मुझे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल गई थी। अच्छा। तो अब जो है ना 2.5 साल हो गया मुझे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिली हुई है, तो मैं कब तक नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में नेशनलिटी के लिए अप्लाई करने की 2 कंडीशंस होती हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली ये कि जिस रोज़ आप एप्लीकेशन करें उसे पिछले 5 साल में आप यूके में लीगल तरीके से रह रही हो, और दूसरी बात आपको इंडेफिनिट स्टे मिलने हुए 1 साल का अरसा हो चुका हो। तो अगर ये 2 शराइत पूरी करती हैं तो फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो मेरा मालिक, मेरा केस लेक्सिस में है। ठीक है। हेलो मैंने जी हाँ जी मेरा लेक्सिस में केस है, तो मैंने 2010 में अप्लाई किया था। अच्छा। तो मेरा फिर कुछ भी जवाब नहीं आया, फिर मैंने सेट ऑफ फॉर्म भर के भेजा, मेरे को एक्नॉलेज लेटर आ गया है। अच्छा। तो मैंने ये मालूम करना था फिर मेरा कितना समय लगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब मेरे पास 7 साल का मेरा वो है P60 है, तो मेरे नाम पे है, नेशनल इंश्योरेंस ऐसे ही है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं वो भी पेपर लगा सकता हूँ उसके साथ, जो हो सकता है मेरा कुछ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर चुके हैं, तो अब सिर्फ इंतजार करें उस केस का क्या फैसला होता है। बहरहाल अगर आपके पास कोई पेपर्स वगैरह हैं तो हम असल में अगर आपके केस का डिसीजन नहीं किया है तो आप इमिग्रेशन वालों को ये पेपर भी भेज सकते हैं, तो सारे पेपर उनके पास हों तो उनको डिसीजन करने में ईजी होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मुझे सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। जी मलिक साहब, मैं 2008 में HSMP वीजा पे आया था। अच्छा। और मेरा वीजा फरवरी में लगा था, लेकिन मैंने पाकिस्तान से ट्रैवल किया था मई में, अच्छा। 2 महीने और 10 दिन के बाद। अच्छा। मैं उस पे से एक एक्सटेंशन ले चुका हूँ, और उन्होंने मुझे वीजा दिया है मार्च तक का। अच्छा। अगर मैं 5 साल कंसिडर करूँ तो वो 5 साल होते हैं 2 मई को, लेकिन मेरा वीजा उन्होंने दिया हुआ 17 मार्च तक का। अच्छा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इंडेफिनिट अप्लाई करूं या मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूं। अगर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगा तो उसमें जो मेरी एज के पॉइंट है वो जो मैंने एक्सटेंशन ली थी तब वाले काउंट होंगे, या नए मुझे एज के और रनिंग के पॉइंट्स काउंट करने पड़ेंगे? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि अगर आपका जब वीजा लगा था, ये सिस्टम गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया था कि अगर आप 28 दिन के अंदर यूके में आ जाते तो फिर आपको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें वो जो रिस्क फ्री मशवरा वो यही है कि आप एक्सटेंशन करके जब आपको 5 साल पूरे हों तो फिर उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चांस लेना चाहें तो चांस लेकर वैसे भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यह होता है कि जब डेट ऑफ डिसीजन इमिग्रेशन वाले देखते हैं कि आपने 5 साल पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, तो अगर आप मार्च में एप्लीकेशन करते हैं तो इस वक्त ऐसे केसेस के फैसले 5-6 महीने के अंदर अंदर हो जाते हैं। तो चांसेस हैं कि शायद आपको, अगर आप चांस लेना चाहें तो चांसेस हैं कि आपको जब केस का डिसीजन होने लगे उस वक्त आप 5 साल पूरे कर चुके होंगे। तो अगर चांस लेना चाहते हैं तो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर रिस्क फ्री रूट पे जाना चाहते हैं तो फिर आप उस एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेंगे। आपके जो पॉइंट्स जब आपने अप्लाई किया था पिछली दफा, तो वही पॉइंट्स आपके अभी भी काउंट किए जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो मलिक साहब। जी मैं बेडफोर्ड तो बोल रहा हूँ, भुल्लर। आप टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दें। 1 मिनट। हाँ 1 मिनट कर दें। यार देखो मलिक साहब, मैं अपने होगी बंद हूँ। मतलब मैं 1968 से इतने आया सी इंग्लैंड च। अच्छा। मेरे को ब्रिटिश पासपोर्ट है। मैं 95 च गया था इंडिया। अच्छा। तो मैं उत्थे पुलिस सब इंस्पैक्टर सी। अच्छा। प्रॉपर्टी डीलिंग गया तो मेरी भैन ने मेरे ते केस करता। अच्छा। उन्हें मैनू अंदर जेल ते करता, ते मैं वकील किया, जमानत कराई अपनी। अच्छा। मेरा वकील कहता भी बेटर है तू वापस चल जा। अच्छा। इत्थे ते 2-3 साल ला देने। अच्छा। जेड़ा मेरा केस सीगा और उन्हें को कोई रिकॉर्ड नहीं मेरा। अच्छा। वो कहंदे रिकॉर्ड तेरा सड़ गया सारा। अच्छा। ते जेड़ी FIR हुंदी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और ते जो मैनू कीता है मैं इत्थे इंग्लैंड च आ गया। अच्छा। ते हुण मैं ओदे बाद 2 बार हो आया। अच्छा। पर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अमृतसर नहीं गया। अच्छा। ते हुण मैं जाना चाहुंदा तेरी की सलाह आ, तेरी एडवाइस पुछ रही। मेरा पासपोर्ट जलंधर पिया ब्रिटिश पहला जेड़ा, हुण मैं नवां बनवाया।
ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी इंडियन वकील को वहाँ पे कंसल्ट कर लें, अमृतसर में पता करवाएं कि आपके केस की क्या सिचुएशन है। बात बात ये भी होता है कि वहाँ कोई आदमी आपके खिलाफ केस रजिस्टर करता है लेकिन 2, 4, 5 साल 7 साल गुजर जाएं तो वो एविडेंस खत्म हो जाती है और इमिग्रेशन वाले केस भी दाखिल दफ्तर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी वो उसमें होता है कि वो आपके गश्ती वारंट्स हैं, वो सेक्शन उधर होती थी मेरे ख्याल में 512, वो उसमें गश्ती वारंट भी निकाल देते थे। अब पता नहीं आपके केस की क्या सिचुएशन है, आप वहाँ पे किसी वकील को थ्रू इंटरनेट उनका आप नंबर ले सकते हैं या किसी का अच्छे वकील को वहाँ पे कंसल्ट करें, किसी क्रिमिनल लॉयर को, वो आपको बताएगा कि आपके केस की वहाँ पे क्या सिचुएशन है। बहरहाल अगर आप इंडिया जाते हैं, आपको कोई परेशानी होती है तो ब्रिटिश एम्बेसी भी आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है पहले आप पता कर लें कि आपके केस की क्या सिचुएशन है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो मलिक साहब, मैंने पहले क्वेश्चन किया था, मेरा केस लेक्सिस में मेरे को काम के लिए परमिशन मिल सकता है? 2003 का है मेरा केस। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इस वक्त वो काम की परमिशन आमतौर पर जो लोग जिनके लेगेसी में केसेस चल रहे हैं इस सिलसिले में उनको काम की परमिशन इस वक्त नहीं दे रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आपके केस का अगर फैसला हो जाता है तो फिर आपको काम करने की परमिशन होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आपसे एक सवाल पूछना है। हमारे कोई जानने वाले हैं ना, वो यहाँ पे रह रहे थे तो उनकी ओवर स्टे हो गई है तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया है और अभी उनको उधर रखा हुआ है मैनचेस्टर में। तो आपसे ये पूछना है कि आप कोई तरीका बता सकते हैं ताकि उनको वो वहाँ से निकाल दें, और मतलब है कि वो चाहते हैं कि वहाँ से वो निकाल दें ना तो आराम से वो अपने वापस पाकिस्तान चले जाए तैयारी करके। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वापस तो कोई नहीं जाता है, तो लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो इसका जब उनको पकड़ा है उन्होंने, अगर वो ओवरस्टे है तो 2-4 दिनों में इमिग्रेशन वाले एक फार्म उनको इशू कर देते हैं, एक नोटिस इशू कर देते हैं कि उनको वो यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। तो जब उनको वो ऐसा लेटर मिल जाए कि उनको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, उसके खिलाफ वो इमीडिएटली किसी अच्छे वकील से मिलकर अपील कर दें, और जब अपील कर दें तो फिर उनकी बेल के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं जनवरी से आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है क्योंकि आपका जो सिग्नल थे वो काफी कमजोर थे। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो भाई, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। हाँ जी भाजी, मैं जानना चाहूंगा, मैं पिछले साल 2011 च इत्थे आया सी। अच्छा। और मेरे को इस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड है, ब्रिटिश कुड़ी आ, गोरी आ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਓਵਰਸਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਡੇਟ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਵਿਆਹ ਲਈ। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि अगर आपको डेट मिल गई है तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब शादी के दफ्तर में जाएंगे, अगर आपका लीगल स्टे नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, वहीं से आपको पकड़ सकते हैं। ऐसा अक्सर होता रहता है, तो ज़्यादा बेहतर अपने स्टे को रेगुलराइज करके तो फिर अगर जाकर शादी करें। तो अगर आप इंडिया से जाकर भी शादी करके अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। नाज़रीन आज की मुलाकात बस इतनी। 1 घंटे का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। अगर आपकी कॉल ना मिली हो तो अगले वीकेंड को मैं यहीं पे होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। रब रखा।